बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग पीपीएससी केमिस्ट्री के हवाले से हम लेक्चरार और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है पीपीएससी केमिस्ट्री टेस्ट सेशन हमारा चल रहा है। और आज हमारा सेकंड टेस्ट है और वो सेकंड टेस्ट मैंने आपको पीपीएससी टेस्ट ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो वो मेंबर्स वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सेशन की फीस प्रोवाइड की है, फीस पे की है, उनको वो टेस्ट दे दिया गया है कि वो अपना टेस्ट कंडक्ट करें और मुझे आंसर शीट जो है वो मुझे पर्सनली मैसेज करें। तो आप लोग जो होल प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये टेस्ट जो है वो आपने इस क्लास के बाद आपने वो कंडक्ट करना है। आपने मुझे उसके बाद विद इन 20 मिनट्स में आंसर शीट मुझे सेंड करनी है। तो सेकंड चैप्टर के बाद हमने थर्ड चैप्टर का टेस्ट लेना है कल। उसकी ब्रीफिंग हम आज देखेंगे, उसके हवाले से हम चंद पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की उम्मीद है अच्छी प्रिपरेशन हो रही होगी। जो एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इनफ एमसीक्यूज हैं। अगर आप सिर्फ वही प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें हर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज जो है वो दिया गया है। तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको उनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है जो हमने जिसका टेस्ट लेना है वो गैसेस है। इसके जो एमसीक्यूज हैं इनफ एमसीक्यूज बने हुए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि अगर आप अपने टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक को स्टडी करते हुए तो आपने वो एमसीक्यूज जो हमने आपको प्रोवाइड किए आपने उनको ज़रूर साथ ही देखना है। इस तरह से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी, आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। गैसेस है, गैसेस के बारे में हम लोग जानते हैं ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपको मालूम है कि मैटर उसे कहा जाता है मैटर हैज़ अ मैस या वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जो चीज़ जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम मैटर का नाम देते हैं। मैटर जो है वो 4 स्टेट्स बताई जाती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। आपको सॉलिड का पता है, लिक्विड का पता है, गैस का भी पता है और प्लाज्मा का भी आपको मालूम होगा। तो हमने यहाँ पर इस चैप्टर में हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो इसके बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आपकी गैसेस को एक्सप्लेन करती है, गैसेस की मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है, गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं। गैसेस के बारे में बताया जाता है कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस इसका वही होगा जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है। इनकी कोई शेप नहीं है, जिस कंटेनर में रखी जाएगी वो इसकी शेप होती है, जस्ट लाइक लिक्विड की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है। लो डेंसिटी होती है गैसेस की एज कम्पेयर टू द सॉलिड की बेस पर गैसेस बबल्स थ्रू द लिक्विड एंड टेंड टू द राइज अप। वो बबल्स बनकर क्या है जी, ऊपर की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। अजान हो रही है। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो गैसेस में प्रॉपर्टी एक डिफ्यूजन और डिफ्यूजन की भी होती है। डिफ्यूजन का आपको मालूम है कि हायर कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन आपको पता है कि एक होल से जब कोई हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं फ्रॉम द होल, एक होल से जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो वो कहते हैं दिस प्रॉपर्टी नेग्लिजिबल इन सॉलिड वगैरह में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, बट ऑपरेट्स इन लिक्विड में कुछ पाई जाती है कि लिक्विड भी क्या है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से मूव करता है, वो भी एक आपके पास होल से क्या है जी वो उसकी मूवमेंट पॉसिबल है। गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और उसको हम एक स्मॉल स्पेस में उसको रख सकते हैं। तो गैसेस को प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस कैन बी एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब वो एक्सपेंड होती हैं तो वो हीटिंग कॉज करती हैं बाय इंक्रीजिंग, या फिर वो कहते हैं बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम। और लिक्विड और सॉलिड जो है ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो द अप्रिशिएट इंक्रीज इन द वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। वो कहता है जब हम
गैस सॉलिड या लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, जबकि गैसेस का वॉल्यूम क्या है वो एक्सपेंड करता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है कि वो और स्पेसिस के साथ क्या है मूव करते हैं। इसके साथ ही जॉल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि जब हम व्हेन द सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस अकर्स कूलिंग टेक प्लेस, जब हम गैसेस को कूल करते हैं, उनके एक्सपेंशन को कूल करते हैं तो वो जॉल थॉमसन इफेक्ट देता है। जॉल थॉमसन इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा कि आपके पास जब प्रेस की जो गैस होती है, जब आप उसको सडन एक्सपेंशन देते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो वो क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है। जॉल थॉमसन इफेक्ट कैसे कूलिंग कॉज करता है, जैसे एसी है उसमें आपके पास कंप्रेस गैस मौजूद होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकलती है और वो क्या करती है, आपके रूम के टेम्परेचर को क्या करती है, डिक्रीज करती है। वो रूम का टेम्परेचर को कैसे डिक्रीज करती है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि वो गैस के मॉलिक्यूल जो कंप्रेस फॉर्म में मौजूद होते हैं वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं। तो जैसे ही वो बाहर को निकलते हैं तो वो जो कंप्रेस हुए होते हैं तो वो इर्द गिर्द की एनर्जी हासिल करके वो जो कंप्रेस बॉन्डिंग है उनको तोड़ते हैं और वो फैल जाते हैं। क्योंकि वो गैस जो है वो आपके रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अपने जो पैकिंग बॉन्डिंग है उसको तोड़ रही होती है, तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो फॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम जॉल थॉमसन इफेक्ट का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन की आपको मालूम है कि गैसेस जो है रैंडम मोशन में होती हैं और इनका प्रेशर, जो गैस प्रेशर होता है वो वही होता है जो कंडेंसर के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो ये प्रेशर होता है नंबर ऑफ द कोलिजन के गैस के मॉलिक्यूल जितने मूव कर रहे होते हैं वही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनकी वीक होती हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसी तरह लिक्विड है, लिक्विड की भी इसी तरह ना कोई शेप है ना वॉल्यूम है, और इसकी भी वही शेप है जो कि कंटेनर की होती है, जबकि सॉलिड की एक शेप होगी। मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड क्या है जी, इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, वो रैंडम मोशन में होते हैं। ये इनकी जो मूवमेंट होती है वो हम देखते हैं, वो कहता है कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। द वेपोरेशन एंड द डिफ्यूजन, इनकी जो प्रॉपर्टीज है। वेपोरेशन आपको मालूम है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर क्या है मूव करते हैं, उसको हम वेपोरेशन कहते हैं। डिफ्यूजन आपको मैं बता चुका हूँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डेंसिटी जो होती है इसकी ज़्यादा होती है देन द गैसेस है, और ये क्लोज होते हैं गैसेस के मुकाबले में, लेकिन ये सॉलिड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। लेकिन ये सॉलिड के साथ इनकी रिजेंबलेंस होती है कि एक दूसरे के क्लोज होते हैं। स्पेसिफिक जो होती है मॉलिक्यूल्स में वो भी नेग्लिजिबल होती हैं, लाइक द सॉलिड, क्योंकि पास पास ही पाए जाते हैं, कोई दूर नहीं होते। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज इनकी स्ट्रॉन्ग होती है देन द गैसेस के, ठीक है, और सॉलिड के से कम होती हैं। ठीक है, यानी कि बिटवीन द गैसेस एंड सॉलिड के दरमियान में पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, इनमें पाई जाती है इधर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलती है। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड बाय कूलिंग, यानी कि जब हम इसको कूल करेंगे तो ये सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। इसकी मिसाल आप बर्फ को ले सकते हैं कि हम जब आइस वगैरह को फ्रीजर्स में हासिल होती है तो हम कूलिंग टेम्परेचर देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमें बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। इस तरह सॉलिड की शेप होती है, वॉल्यूम भी होता है, जिसके साथ बहुत क्लोज भी होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू द एच अदर, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। दे आर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज, इनके दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, कंपैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशन मोशन, ठीक है, इसमें वाइब्रेशन मोशन होती है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन होती है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स लिक्विड जो है वो रैंडम मोशन कर, गैसेस जो रैंडम मोशन करती है, और जो लिक्विड के हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से इधर उधर साइडों पे एक्स वाई जी मूव करते रहते हैं, टकराते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से, कि आपको प्रेशर के यूनिट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रेशर का पता होना चाहिए। प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं, तो प्रेशर का आपको पता होना चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया, हम प्रेशर का नाम देते हैं। प्रेशर ऑफ एयर जो है वो 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम बताया जाता है एट सी लेवल, ये उसका 1 एटमॉस्फेयर की प्रेशर की डेफिनेशन है। वो कहते हैं ये वो फोर्स होती है कि 760 मिलीमीटर या 760 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम जो होता है मरकरी, वो आपके पास एक एरिया पर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर एट 0 डिग्री पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो फोर्स जो 760 मिलीमीटर पर या 760 सेंटीमीटर लॉन्ग पर 1 सेंटीमीटर के एरिया के ऊपर एट 0 डिग्री पर
काम करती है, उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। एवरी प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहते हैं सी लेवल पर 1 मिलीमीटर है, मरकरी है, और वो किसके इक्वल है, 1 टॉर के इक्वल है। ऐसे यूनिट जो प्रेशर का है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर है, 160 टॉर जो है वो 10-13-25 है। आपको इस तरह से इसको याद रखना है, 10-13-25 है, 10-13-25 भी आप इसको याद कर सकते हैं, उर्दू में याद कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी याद करते हैं। 10-13-25 मीटर पर मीटर स्क्वायर, आपने ये यूनिट इसके लाजमी याद करने हैं। 1 पास्कल टू 1 मीटर मीटर पर स्क्वायर है, 760 टॉर है, 10-13-25 पास्कल है। और अगर हम उसको 1000 से डिवाइड करें तो ये किलो पास्कल में चेंज हो जाएगी। किलो पास्कल आपके पास एक यूनिट है प्रेशर का। इसी तरह साई हम यूनिट यूज करते हैं मोस्टली इंजीनियरिंग वर्क में। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर और 14.7 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर के नाम से यूनिट। मिली बार जो है वो मेट्रियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जो कि वेदर वगैरह को की फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं। तो आपको प्रेशर के इन यूनिट्स का पता होना चाहिए। गैसेस लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। गैसेस लॉ क्या होते हैं, आपको मालूम है कि आइडियल बिहेवियर होता है एक, तो वो लॉ जो कि आइडियल बिहेवियर को फॉलो करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं गैस लॉ। गैस लॉ डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम of gas and the prevent the condition temperature pressure are called the gas law. बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम लॉ, डाल्टन लॉ। और ठीक है, जो आपके पास प्रेशर टेम्परेचर वगैरह के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, वॉल्यूम के रिलेशन को हम गैस लॉज का नाम देते हैं। इसमें बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राहम लॉ है, डाल्टन लॉ है, ये सब उसके लॉज हैं। तो आपको इन लॉज में आपको इनकी डेफिनेशन और इनकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, उनके जो स्पेसिफिक जो फार्मूलाज आखिर में बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और उनके जो यूनिट्स हैं वो पता होने चाहिए। और इनकी जो एप्लीकेशन होती है, जो कि एप्लीकेशन हमारी एफएससी लेवल पे शायद नहीं है, लेकिन हमें एप्लीकेशन का भी आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम मास्टर और एमफिल लेवल तक जा चुके हैं। बॉयज़ लॉ और ये वगैरह जो लॉज हैं, ये किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर बॉयलर वगैरह यूज़ हो रहे थे वहाँ पर ये वर्कआउट होते हैं, वहाँ पर इनका ख्याल रखा जाता है। कहीं पर भी जहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र आएगा वहाँ पर बॉयज़ लॉ को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, और ये वहाँ पर एप्लीकेशन उनकी पाई जाती है। तो आप लोगों को बॉयज़ लॉ, चाइल्ड लॉ की हवाले से ये नहीं होना चाहिए कि बड़े सिंपल से हैं, हमें नहीं, हमें इनको जहाँ पे अप्लीकेबल होता है, जहाँ हमने जॉब्स करनी होती है, वहाँ पर बॉयज़ लॉ वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो बॉयज़ लॉ का आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द अप्लाइड गैस। इसको अगर हम डेफिनेशन ना भी देखें, हम जस्ट फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, VIP, ठीक है, VIP आप अगर VIP पर्सन के नाम से याद करते हैं तो आपको ये तैयार हो जाएगा बॉयज़ लॉ। ठीक है, इसका कांस्टेंट खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू K ओवर P हो जाएगा। और अगर हम इसको K को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, K इक्वल टू PV हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो आपके पास वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और दैट इज द बॉयज़ लॉ VIP। आपने इस तरह से इसको याद कर लेना है कि ये VIP है, और इसकी डेफिनेशन प्रोडक्ट द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट टेंपरेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये भी एक बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन है, और VIP एक बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन है। फिर अगर आपके पास गैस के दो मालिक्यूल हो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2 हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, वो कहता है ये हम इनिशियल वैल्यू लेंगे प्रेशर की, और ये हमारे पास वॉल्यूम की, और ये फाइनल की होगी। ठीक है, P1 V1 आपके पास इनिशियल के कंडीशंस में आएगा, और P2 V2 आपके पास फाइनल की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये एक एग्जांपल दी गई है, इसमें आपने क्या याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये इसका वॉल्यूम है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है, तो आपने देखा 1 डेसीमीटर क्यूब उसका एरिया है। आपने 4 रखा है तो वो हाफ हो गया है, अगर आपने 6 रखा है तो वो 1/1/3 हो गया है। तो ये इस तरह से आपको ये MCQs याद रखना चाहिए कि किस तरह से वो डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो किस तरह से डिक्रीज करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, VIP आपने इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये P1 V1 P2 V2 P3 की भी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो आपके पास इससे पता चलता है गैस लॉ
आपका बॉयज लॉ है जो वो वेरीफाई हो जाता है। हाँ थोड़ा सा दूर हो जाता है, मैं भी बात करते करते ना जोश में आ जाता हूँ, तो माइक ही दूर कर देता हूँ। चलें, तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये इसी से रिलेटेड है, आप इसको देखेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बॉयज लॉ का ग्राफ दिया गया है कि बॉयज लॉ में जो है वो आइसोथर्म बनाता है। आइसो का आपको मालूम होना चाहिए सेम है, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे, यानी कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस 25 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे हम 0 डिग्री पे है तो ये 25 डिग्री पे है टेम्परेचर, और वो बढ़ा रहे हैं हमारे पास, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और इसी तरह ये आपके पास डिफरेंट ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ के बारे में हमारे पास एमसीक्यू तो नहीं आएगा, लिहाजा हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते। चार्ल्स लॉ का आपको पता होना चाहिए, वीटी है, वीटी आपको यहाँ पे वैट, ठीक है, वैट के नाम से आप इस लॉ को याद करते हैं, वैट है वो वीआईपी है, ये वैट है। 1787 में चार्ल्स लॉ ने ये पेश किया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, पहले साइंटिस्ट ने पेश किया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द प्रेशर इज द केप्ट कांस्टेंट। तो V ओवर T1 और V2 ओवर T2, आपके पास इसकी ये डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू द टेंपरेचर remains constant for the same amount of the gas at the same pressure। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल में जब हम ये एक मूवेबल पिस्टन दिया गया है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, तो आप इसके देख सकते हैं कि जब हम मूवेबल पिस्टन को जितना यूज करेंगे वॉल्यूम को, आपके पास जो टेम्परेचर है और जो वो क्या रहेगा, एक इंक्रीज करेगा, यानी व्हेन द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर क्या होगा, वो गेट इंक्रीज, यानी कि जब हम गैस को हीट करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हमारे पास चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो है, आपको मालूम होना चाहिए कि दो तरह का टेम्परेचर होता है, दो तरह का स्केल यूज किया जाता है, एक केल्विन स्केल है और एक एब्सोल्यूट स्केल होता है, एक रिलेटिव स्केल होता है। तो रिलेटिव स्केल में हम डिग्री यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, और एब्सोल्यूट जो है उसमें एब्सोल्यूट स्केल में हम केल्विन यूज करते हैं, यानी कि दो हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं थी। डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी हम बाज़ जगहों पे यूज करते हैं, और फ़ारेनहाइट है वो हम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में याद करते हैं। और फ़ारेनहाइट में हम जैसे कि डॉक्टर वगैरह हैं वो टेम्परेचर वगैरह को याद करते हैं कि 98 आपको फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको बुखार है 99 के करीब है, आपको 100 है, फ़ारेनहाइट में वो होता है। और जो कि केल्विन है ये एक साइंटिफिक आपके पास बुक वैल्यूज़ हैं, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में फॉरन ये केल्विन वगैरह को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो वो कहता है जी हमने एब्सोल्यूट जीरो को डिराइव करना है, तो वो कैसे करना है। यहाँ पर ना ये एक एग्जांपल सी दी गई है, इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं आपको ये फार्मूला भी याद कर लें, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273, आपको ये पता होना चाहिए। वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, टेम्परेचर पर है, वॉल्यूम गैस है 0 डिग्री पे, टी टेम्परेचर आपके पास स्केल है, आपने ये V1 ओवर T1 V2 ओवर T2, यहाँ पर आप देखिएगा ये एक स्केल आ गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम अगर हमने ये लिया है, ठीक है, आपके पास ये 1092 है, 846 है, 746 है, और 846, 746 और ये 566, आप ये याद कर लें, एक 746 याद कर लें और एक आपके पास 566 है, ठीक है, यही दिया गया है ना एग्जाम्पल में, 746 है और 566 है। वो कहता है ये वॉल्यूम है, अगर टेम्परेचर वो कहता है अगर हम 10 देते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना है डिग्री पे, 566 है, और जब हम 100 देते हैं टेम्परेचर तो उसका वैल्यू कितना है, 746 है। तो ये दोनों को अगर हम इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि V1 ओवर T1 V2 ओवर T2, यानी कि हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं चार्ल्स लॉ का, तो आप ये देखिएगा चार्ल्स लॉ है वो इनको
ओबे नहीं कर रहा। चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल, कि जब हम सेल्सियस स्केल में करते हैं तो ये ओबे नहीं करता। तो हम क्या करते हैं फिर हम 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोर प्रिसाइसली यानी कि -273.16, यानी कि ये बहुत लोएस्ट टेम्परेचर है, यानी कि ये टेम्परेचर हमें हासिल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है, लेकिन ये इमेजिनरी है कि इससे ज़्यादा पे तो हम जा ही नहीं सकते ना नीचे। तो वो कहता है, इसको नाम दिया गया 0 केल्विन 0 एब्सोल्यूट। इस टेम्परेचर के ऊपर ना आपके पास गैस मूव करेगी ना पे कोई इंसान मूव कर सकता है। ठीक है, गैस ही मूव करेगी तो इंसान कहाँ से मूव करेगा। तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है हासिल करना, इसको हासिल भी नहीं किया जा सकता, ये एब्सोल्यूट वो जीरो होता है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, जब ये ओबे नहीं करता फिर हमने टेम्परेचर स्केल को यूज किया है, और अब सेल्सियस से आप किस तरह से केल्विन टेम्परेचर में आते हैं ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 283 यूज किया तो 566 ही उसका वॉल्यूम है, और अगर हमने 373 यूज किया है तो 746 है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं V/T के फार्मूले के साथ तो आप देखिएगा वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है ऑन द केल्विन स्केल। तो हम ये कह सकते हैं कि केल्विन स्केल जो है वो चार्ल्स लॉ को ओबे करता है, जबकि सेल्सियस स्केल चार्ल्स लॉ ओबे नहीं करता व्हेन द टेम्परेचर इज, हम सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, अगर हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो आपके पास वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन चीजों को समझना है कि एब्सोल्यूट जीरो हम क्यों यूज करते हैं, चार्ल्स लॉ क्यों नहीं इसमें काम आता, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यही आपके पास एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बताया गया है कि दिस कैन बी पॉसिबल ऑफ ओनली, ये टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है विच वुड हैव बीन अचीव्ड if the substance remains in the gaseous state, actually all the gas are converted to the liquid above this temperature। ठीक है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर वो कहता है जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे तो गैस मूव ही नहीं करेगी। तो गैसेस आगे चार्ल्स लॉ की ये वही आगे एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, वो ये भी कहता है यहाँ पर, ये एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि दिस it is apparent that this temperature of 273.16 degree centigrade will be attained when the volume becomes zero। ठीक है, कि आपको तब हासिल होगा जब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम जो जीरो है वो इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, शो दैट दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन्ड फॉर अ रियल गैस, तो हमें ये हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कोल्डेस्ट टेम्परेचर है -273.16। मैंने आपको कहा ना कोई जीरो मूव नहीं करेगी, जब गैस ही मूव नहीं कर सकती तो फिर बाकी चीजों का क्या लेना देना है। हाँ जी, ये आगे स्केल दिए गए हैं, इन स्केल का आपने ये इन चीज़ों को ना देखें, सेंटी स्केल फॉरेन स्केल ये कुछ भी ना देखें, इतना टाइम ना जाया करें। आप ये फार्मूला याद करें, के का फार्मूला सी यानी केल्विन हम कैसे कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16, और सेल्सियस आप कहते हैं 5/9, एफ -32, और ये 9/5, ये 5/9 है ना, ये 9/5 उल्ट करते हैं, यहाँ फॉरन लगाओ, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 कर दें, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देना आपने। तो आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप एक दफा पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें लिखी हुई है ना वो यही कन्वर्जन ही उन्होंने बताई हुई है, तो मैंने आपको कहा इस पर टाइम ना जाया करें, आप सिर्फ यही कर लें। जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन के आपके पास बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और जो एवोगैड्रो लॉ है कि आपके पास नंबर ऑफ जो वॉल्यूम में जो मोल्स होते हैं वो आपके पास एवोगैड्रो होते हैं 6.02 10⁻23। उन सबको इक्वल करके क्या जी ये गैस इक्वेशन बनाई गई थी, वो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, NT/P है, कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, V इज इक्वल टू RNT। अगर हम इसको P को उधर ले जाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन हमारे पास आइडियल गैस की बन जाती है। आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से रीज्वाइन हो फिर आपको आवाज आ जाएगी। हमारी क्लास भी एंड होने वाली है बस, तो मेरा मकसद जो है वो आपको एक ब्रीफिंग देना है कि हमने प्रेपरेशन कैसे करनी होती है, आप उसको फॉलो करें, आप भी इसी तरह से प्रेपरेशन करें। फास्ट आपने चलना होता है, पॉइंट्स को लिखते जाएं। आप देखें आधा से पौना घंटा लगता है, चैप्टर प्रिपेयर हम कर सकते हैं,
जब आपने इसको रीड आउट कर लिया, आप एमसीक्यूज देखें, उसको अच्छे से समझें। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसके आपको यूनिट्स आपने याद करने होते हैं कि जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो इसकी होती है 22.414, इसका वॉल्यूम है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है, जो कि और उसका जो टेम्परेचर होता है 273 है। ये आपके पास उसके वॉल्यूम और ये टेम्परेचर प्रेशर के हैं, तो हमने इनके यूनिट निकालने हैं। तो आपको 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 22.414 और 1 वॉल मल्टीप्लाई बाय 273.16 के। तो आपके पास अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आपने याद करनी वैल्यू। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाती है। आप इसको 2-3 दफा दोहराएंगे कि 0082 1 या आप 082 1 याद कर लें, 082 1 082 1, तो आपको ये याद हो जाएगी जनरल इक्वेशन की वैल्यू। आखिर आपको वैल्यू तो दी गई होगी ना, आपको फौरन याद हो जाएगी, हाँ ये तो मैं रट्टा लगा रहा था, मुझे याद करने की कोशिश कर रहा था, ये वही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के हमने ये यूनिट लिए हैं, डेसीमीटर क्यूब लिया है, केल्विन लिया है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया है, तो आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। एन आपके पास 1 मोल है, टी आपके पास टेम्परेचर है, पी आपके पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम आपके पास 22.414 है। ये हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ा होगा इसमें फर्स्ट चैप्टर में। तो आगे इसके यूनिट जो है फिर मजीद इसको मॉडिफाई करके ना, इसको मजीद चेंज करने की कोशिश की गई है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, वो कहता है जी अगर हम आर 0.00821 डी, ये ठीक है। वो कहता है अगर हम इसमें मरकरी की वैल्यू लगाते हैं ना, सेंस 16 लगाते हैं मिलीमीटर पर मरकरी के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आ गई। अगर हम इसको टॉर में चेंज करते हैं तो मरकरी को आपने बस चेंज कर देना, टॉर आ जाएगा वैल्यू। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ, तो 62,400 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको भी याद करना, सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। इसी तरह एक और इसकी वैल्यू दी गई है, अगर हम इसको 1 एटमॉस्फेयर को 60 टॉर लेते हैं, और सॉरी यानी कि ऐसा यूनिट लेते हैं 10 13 25, ठीक है, 10 13 25 लेते हैं, और 1 मीटर हमारे पास 1000 डेसीमीटर क्यूब की, यानी कि 1 मीटर की वैल्यू लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, टेम्परेचर 273.16 लेते हैं, पी आपके 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम आपका 22.514 डेसीमीटर है, उसकी मीटर क्यूब लेते हैं, यानी कि डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम ये यूनिट आपके पास ऐसा यूनिट पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर इज टू 8.3143। तो आपके पास ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अगर हम न्यूटन मीटर को एक जाउल में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास वो 8.3443 जाउल में कन्वर्ट हो जाएगी चीज, वही चीज आपके पास जाउल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। 1 कैलोरी होती है 4.18 के इक्वल होती है, अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1.989 कैलोरी पर कैलोरी पर। तो ये मॉडिफाइड वैल्यू होती है जिसको हम याद करते हैं, यानी कि आपके पास जो प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा यूज़ की जाएगी, क्योंकि हमेशा स्मॉल वैल्यू को पसंद किया जाता है जो कि शॉर्ट हो, तो इसको यूज़ किया जाएगा ज़्यादा। लेकिन आपको सब यूनिट्स के आर वैल्यूज, आर जो कांस्टेंट वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। डेंसिटी का फार्मूला बताया जाता है एन इक्वल टू एम ओवर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बताया जाता है एम ओवर एम, और हमें मालूम है जनरल गैसिफिकेशन वो पी इक्वल टू एम ओवर एम सॉरी एन आर टी है, एन की वैल्यू पुट करेंगे एम ओवर एम आ जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू पुट की गई है। डेंसिटी का फार्मूला आपको मालूम होता है मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी की डेफिनेशन की जाती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, यानी कि एम की वैल्यू पुट कर दी है और वी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें ये गैस की वैल्यू मिल जाएगी। वो कहता है डेंसिटी ऑफ अनआइडियल गैस ये प्रोपोर्शनल है उसके मोलर मास के, डी है और ये कैपिटल एम है, तो ये इसके क्या है, इक्वल है। ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द गैस क्लोजर विद द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज होंगे, ग्रेटर डेंसिटी होगी, हायर टेम्परेचर होगा, वो गैस एक्सपेंड करेगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हमें क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास ये रिलेशन दिया जाता है इसके दरमियान में, यानी कि टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेशन है और मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी। ये आपके पास रिलेशन है जो हमें किससे आता है, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस जो हम फाइंड आउट करते हैं उससे हम ये नतीजा निकालते हैं।
ठीक है। ये आगे न्यूमेरिकल वगैरह दिए गए हैं, इनको आपने देखना है, आपको ये आने चाहिए। एवोगैड्रो लॉ है 6.02 10⁻23 है वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जब 1 मोल होगा 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो उसकी जो वैल्यूज होगी तो वो 6.02 10⁻23 विद 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। ठीक है। ये मेरा न्यूमेरिकल वगैरह है, ये आपको आने चाहिए और आपको इनकी वैल्यूज का पता होना चाहिए। इसी तरह वो कहता है ऑक्सीजन इज टाइम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 16 टाइम्स हैवियर देन द हाइड्रोजन, क्योंकि उसका जो मैस है वो 16 होता है और वो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 16 टाइम हैवियर ही हुआ। इसी तरह वो कहता है जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो 300 टाइम्स होते हैं, वो डायमीटर से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं टेम्परेचर पर। ये गैस के बारे में आपको पहले भी हमने पढ़ा होगा। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें डाल्टन लॉ में बताया जाता है टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता है बाय मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग, यानी कि जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, तो सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर के क्या होती है, वो इक्वल होती है। यानी कि पीटी टोटल प्रेशर और इंडिविजुअल का प्रेशर हम इकट्ठा करें तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। उसकी एग्जांपल भी दी गई है, 400 500 और 100 हो तो ये टोटल का प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि 1000 ही होंगी दोनों जगह पर। तो इस तरह से उन्होंने एक इक्वेशन भी बनाने की कोशिश की है कि हम ये हाइड्रोजन लेते हैं, CH4 लेते हैं, O2 लेते हैं, तो हम उनका किस तरह से हम प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के साथ निकाल सकते हैं। तो आपने ये कर लेनी है, आपको ये कैलकुलेशन है ये भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने ये की होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है, वो कहता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, वो आपके पास प्रेशर निकल आएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। और ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन गैस इन द मिक्सचर इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आता है और बाद में बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। सम ऑफ द मोल ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन यूनिटी है, पर मोल फ्रैक्शन एनी वन वो यूनिटी से कम होता है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, इसको आप मुझे भी आंसर बता सकते हैं कि सर हमें इसका आंसर पता है। अगर नहीं पता तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इसका आंसर कर दूंगा। एप्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए। 4 मेजर इसकी एप्लीकेशन बताई जाती है। सम गैसेज वो कहता है जी वाटर के ऊपर मौजूद होती है लेबोरेटरी में, द गैस ड्यूरिंग द गैदर वाटर वेपर्स एंड बिकम द वो मॉइस्ट बन जाती है, यानी कि नमी होती है। सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड द वाटर ऑफ द प्रेशर, तो वो कहता है जी इसको हम इस इक्वेशन की वजह से दे सकते हैं, पी मॉइस्ट वो इक्वल होता है पी ड्राई के, यानी कि एक ड्राई गैस है और एक वेट है। पी मॉइस्ट वो कहते हैं जी एक पी ड्राई है और एक इसको हमने वाटर वेपर्स जो प्रेशर है इसको एक्सटेंशन का नाम दे दिया। और पी ड्राई हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, पी मॉइस्ट से माइनस एक्सटेंशन निकल आएगी। डाल्टन लॉ वो कहता है जी हम इसको रेस्पिरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन द difference in the partial pressure. When animals inhale the oxygen move into the lungs at the partial pressure of the oxygen in the 150 known, while the barrel pressure of the oxygen in the lung 116 है। इनके ज्यादा की तरफ वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। CO2 produced during the respiration moves out in the opposite direction as the partial pressure is more than the lungs that in the air। अगर आपके पास लंग्स में ऑक्सीजन कम है तो बाहर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ मूव करेगी। CO2 अगर आपके अंदर की तरफ ज्यादा बाहर कम है तो वो CO2 बाहर की तरफ जाएगी। तो ये हम रेस्पिरेशन के दौरान में ये प्रोसेस होता है। और आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट में भी आपको आर्टिफिशियली फिर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कि आपको ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो अगर आपने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो आपको क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा ब्रीथिंग करने में, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर, तो आपको वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है। अनप्रेशराइज कैबन